दामिनी अपने कक्ष में लेटी हुई थी। तभी उसका पति बहुत ही गुस्से में कक्ष में प्रवेश करता है और अपनी पत्नी को बेड पर सोता देखकर बहुत ही क्रोध मन से बोलता है, तू मेरा सपना तोड़कर इन मनहूस लड़कियों के साथ आराम कर रही है। मैंने तुझसे कहा था मुझे बेटा ही देना, लेकिन तूने मुझे बेटा नहीं दिया। उसकी जगह पर तूने इन मनहूस लड़कियों को जन्म दिया। मेरे घर से इन मनहूस लड़कियों को लेकर निकल जा। अरे ये दोनों लड़कियां जब से पैदा हुई है तब से मैं गरीब होता चला जा रहा हूँ। जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपनी छोटी छोटी बच्चियों को कहाँ लेकर जाऊंगी? दामिनी, यह सब तुझे इन्हें पैदा करने से पहले सोचना चाहिए था। यह लड़कियां जब से पैदा हुई है तब से मैं कंगाल होता चला जा रहा हूँ। यह मेरे लिए अभिशाप है, अभिशाप। जी रहम करके मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैं आपकी पत्नी हूँ। आपको अचानक से आज क्या हो गया? आप इतनी बहकी बहकी बातें क्यों करने लगे हैं? इससे पहले आपने इस तरह की बातें कभी भी नहीं। आपको क्या हो गया है? दामिनी, मैं तुझे 1 घंटे का समय देता हूँ। तू 1 घंटे के अंदर मेरी आंखों के सामने से हट जाना। अगर तू मेरे वापस आने के बाद मेरे घर में मिली तो मैं तुझे अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। इतना कहने के बाद दामिनी का पति बड़े गुस्से में गांव की तरफ चला जाता है और इधर दामिनी अपने पति का अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर फूट फूट कर रोती है। मैं अपनी छोटी छोटी बच्चियों को कहाँ लेकर जाऊंगी? अरे अभी हमारी बच्ची एक 8 वर्ष की है और एक 12 वर्ष की है। दामिनी फूट फूट कर रोती रही। अब दामिनी का पति किशोर एक जंगल में आता है जहाँ पर एक औरत उसका इंतजार कर रही थी जिसका नाम यामिनी था। यामिनी, मैंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया है। अब वो कुछ ही समय में घर से अपनी उन दोनों मनहूस बेटियों को लेकर चली जाएगी। उसके बाद मैं तुम्हें अपने घर पर अपनी पत्नी बनाकर लेकर चलूंगा। हाँ किशोर, तुमने उस बदचलन औरत को अपने घर से निकालकर ठीक किया। उसने तुम्हें बेटे की जगह बेटी दी। अरे वो तो चाहती होगी तुम्हारा वंश खत्म हो जाए। आखिर कौन है यह किशोर जिससे अपनी पत्नी के रहते हुए भी दूसरी औरत से विवाह करना चाहता है और अपने पत्नी के प्रति इतना क्रूर व्यवहार कर रहा है? यह जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। एक बार की बात है, किशनपुर गांव के सभी लोग खुशहाली का जीवन जी रहे थे। गांव की एक वृक्ष के नीचे सभी लोग बैठकर एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाया करते थे। इससे गांव के लोगों में एकता बनी रहती थी। लेकिन जैसे ही शाम होती है, अचानक से किशनपुर गांव में एक चोर घुस आता है जो गांव के सभी लोगों के घरों में कीमती सामान जैसे सोना, चांदी सब चोरी करके लेकर भाग रहा था। तभी गांव के एक किसान की नजर उस पर जाती है तो उस किसान को उस पर शक होता है और वो बोलता है, इतनी रात को ये अनजान औरत कौन है और अपने हाथ में ये औरत इतना बड़ा थैला ली हुई है? कहीं ये कोई चोर उचक्की तो नहीं है? ऐसा करता हूँ, पहले जाकर अपने घर में पता लगाता हूँ, कहीं मेरे घर में चोरी तो नहीं हुई है। उसके बाद आकर देखता हूँ ये औरत कौन है। उसके बाद वो किसान अपने घर में तिजोरी में जाकर देखता है तो उसका सारा सोना चांदी चोरी हो चुका था। तब वो पूरी तरह से समझ चुका था ये लड़की एक चोर है। तब वो घर से बाहर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे गांव वालों, सुनो सुनो, कोई हमारे गांव में चोरी करके भाग रहा है। जल्दी आओ सभी लोग, जल्दी आओ, नहीं तो चोर यहाँ से भाग जाएगा। उस किसान की बात को सुनकर गांव के सभी लोग तुरंत वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। इतने में यामिनी बहुत तेजी से वहां से भाग निकलती। तब गांव के जो लोग इकट्ठा हुए थे उस किसान से बोलते हैं, अरे वो नदुआ, तू इतनी तेजी तेजी से चोर चोर क्या चिल्ला रहा है? यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई चोर दिख नहीं रहा है। अरे मुखिया जी, चोर अपना काम करके निकल गई। वो हम सबके घर से चोरी करके यहाँ से भाग चुकी है। क्या सच में नदुआ, तू सच बोल रहा है?
मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं। हाँ मुखिया जी, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने उसे अपनी आंखों से एक बहुत बड़ा थैला लेकर भागते हुए देखा। तब मैंने अपने घर में जाकर देखा तो मेरे घर में कोई भी सोना चांदी नहीं था। सब वो चोरनी लेकर भाग चुकी थी। तब गांव के सभी लोग अपने अपने घर में जाकर देखते हैं। सच में उनके घर के सारे कीमती सामान चोरी हो गए थे। अरे हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। उस चोरनी ने हमें एक बार में ही लूट लिया, हमें भिखारी बना दिया। हमने तिनका तिनका जुटाकर अपनी पूंजी बनाई थी। वो चोरनी एक ही झटके में सब चुरा ले गई। मुखिया जी, आप कुछ कीजिए। अरे ये तो बहुत ही खतरनाक चोरनी निकली आज। उसने छोटी चोरी की है, हो सकता है वह और बड़ी चोरी कर सकती है। मुखिया जी, हमें देरी नहीं करनी चाहिए। वह चोरनी अभी भागकर ज्यादा दूर नहीं गई होगी। हम सबको उसका पीछा करना चाहिए। हो सकता है हम उसे पकड़ भी लें। हाँ नदुआ, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमें बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना चाहिए। हमें जल्द से जल्द उस चोरनी का पीछा करना चाहिए। वह चोरनी ज्यादा दूर तो नहीं जा सकती है। चलो जल्द से जल्द हम उसका पीछा करते हैं। तब गांव के सभी लोग मुखिया की बात को मानकर चोरनी का पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। तब गांव के सभी लोग पीछा करते करते हैं जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में गांव के सभी लोगों को देखकर यामिनी डर जाते हैं। दरअसल यामिनी चोरी करके ज्यादा दूर नहीं भाग पाई थी। वो इसी जंगल की एक झाड़ी में छुपी हुई थी। अरे गांव वाले तो मेरा पीछा करते करते जंगल तक आ गए। अगर गांव वालों ने मुझे इस खजाने के साथ देख लिया तो गांव वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे मार देंगे। ऐसा करती हूँ, इस खजाने को इसी जंगल में कहीं छुपा देती हूँ। जब ये लोग यहाँ से चले जाएंगे तब इस खजाने को मैं यहाँ से लेकर चली जाऊंगी। तब यामिनी झाड़ियों में चुपके चुपके वहाँ से थोड़ी दूर जंगल में आगे चली जाती हैं। वहाँ पर एक गड्ढा खोदकर उसी में खजाने को छुपा रही थी। तभी वहीं पर दामिनी भी उसी रास्ते से गुजर रही थी। वो यामिनी को गड्ढे में खजाना छुपाते हुए देख लेती है। अरे ये औरत कौन है? ये गड्ढा खोदकर गड्ढे में क्या छुपा रही है? लगता है ये जरूर इस गड्ढे में कोई कीमती वस्तु को छुपा रही होगी। लेकिन ये औरत इस गांव की नहीं लगती। आखिर ये औरत कौन हो सकती है? तभी यामिनी की भी नजर दामिनी के ऊपर पड़ जाती है। तब वो दामिनी की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलती है, हे लड़की, तूने यहाँ पर जो कुछ भी देखा है, अगर तूने किसी को भी कुछ बताने की कोशिश की तो अपनी खैर बिल्कुल मत समझना। अगर तूने किसी को भी गलती से भी कुछ बता दिया तो सोच लेना तेरा क्या होगा। इतना कहने के बाद यामिनी वहाँ से बड़ी जल्दी में भाग जाती है। इसका मतलब ये औरत एक चोरनी है। ये मुझे सलाह दे रही है मैं इसके बारे में किसी को कुछ ना बताऊं। मैं जरूर इसके बारे में लोगों बताऊंगी। देखती हूँ ये औरत मेरा क्या करती है। दामिनी ने इतना ही बोला था, तभी गांव वाले उस चोरनी को ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच जाते हैं। अरे बेटी, तुमने इस रास्ते से किसी औरत को भागते हुए देखा? वो हम सभी गांव वालों का कीमती सामान चुराकर लेकर भाग गई है। बेटी, अगर तुमने उसको इधर से जाता हुआ देखा हो तो बताओ वो किस तरफ गई? बाबूजी, वह औरत तो भाग गई, लेकिन मैंने उस औरत को यही जंगल में एक गड्ढे में कुछ छुपाते हुए देखा है। लगता है वह औरत जल्दी में यहीं पर आप लोगों का कीमती सामान छुपाकर चली गई है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह खुद ही हमारे कीमती सामान को लेकर भाग जाता, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हम लोग तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। कभी भी तुम्हें किसी वस्तु की जरूरत हो तो बिना किसी संकोच के हमारे पास आ जाना। हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। तब सभी गांव वाले उस गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं। उस गड्ढे से वो थैला निकालते हैं जिसमें लोगों का कीमती सामान था।
उस गड्ढे में से थैले को निकालकर गांव के सभी लोग और दामिनी अपने घर की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। उसके कुछ देर बाद ही वहां पर यामिनी वापस आती है। वो गड्ढा खुदा हुआ देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। ये सब उसी औरत ने किया होगा। उसी की वजह से मेरी इतनी मेहनत से चुराई हुई सारा खजाना चला गया। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। जब तक मैं उस औरत से अपना बदला नहीं लूंगी तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगी। हे औरत, तूने यामिनी के रास्ते में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरा नाम यामिनी है। मैं तुझसे बदला लेकर रहूंगी। तब उसी दिन से यामिनी दामिनी के ऊपर नजर रखने लगती है कि उसके परिवार में कौन कौन है और वो कहाँ रहती है। वो खोजते खोजते दामिनी का घर ढूंढ लेती है। एक दिन वो देखती है, दामिनी, हमने कितने सपने देखे थे। हमारा बेटा होगा, उसे हम बहुत बड़ा इंसान बनेंगे। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही पसंद था। उसने हमें बेटी दे दिया। ऊपर वाले के आगे क्या ही कर सकते हैं। जी आप देखना, एक दिन हमारी बेटियां बड़ी होकर हमारा नाम जरूर रोशन करेंगी। तब आपके मन में ये सारी जो भेदभाव की भावना है उसे भुलाकर आप हमारी बेटियों की प्रशंसा करेंगे। ओह, तो ये बात है। मैं इस दामिनी के पति को उसकी बेटी दामिनी के प्रति बहुत ही आसानी से भड़का सकती हूँ। उसके बाद मैं खुद दामिनी के घर में अपना अड्डा जमा कर रहने लगूंगी। मुझे एक हमेशा के लिए रहने का घर भी मिल जाएगा और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। चल यामिनी, अपना काम करना शुरू कर दे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन किशोर अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी वहीं पर यामिनी की नजर खेत में काम करता हुआ किशोर पर पड़ती है। यही सही मौका है। मुझे यहाँ पर कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। मैं किशोर के पास जाकर उसको उसकी पत्नी और बेटियों के खिलाफ भड़का सकती हूँ और उसके अंदर नफरत पैदा कर दूंगी, ताकि वो अपनी बीवी और बच्चों से इतना नफरत करने लगे कि वो एक समय में आकर उन्हें अपने घर से निकाल दे। तब यामिनी किशोर के पास जाती है और बोलती हैं, मैंने सुना है तुम कई वर्षों से बेटे के होने का प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी पत्नी 2 बेटियों को जन्म दे गई। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मूर्ख औरत, तू कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी और बच्चों के बारे में ऐसा बोलने की? अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे बारे में अच्छा बोल रही थी। तुम तो फालतू में ही बुरा मान गए। मैं तो तुम्हें ये बताने आई थी, दोस्त तो तुम्हारी बीवी के अंदर है। जो उसने लड़कियों को जन्म दिया, वो चाहती तो बेटे को भी जन्म दे सकती थी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? दामिनी मुझे बेटा दे सकती थी, लेकिन मुझे उसने बेटा नहीं दिया। हाँ, जरूर दे सकती थी, लेकिन उसने तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हें 2 बेटियां दे दी। सोचो, अगर एक तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हारा ख्याल रखने वाला तुम्हारे घर में कोई भी नहीं बचेगा। अगर तुम्हारा बेटा होता तो वह तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनता। यामिनी ने अब किशोर को उसकी पत्नी के खिलाफ पूरी तरह से भड़का दिया था। उसने उसकी पत्नी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल दी थी जो कि बिल्कुल ही झूठी थी। अब किशोर यामिनी की बातों पर भरोसा भी कर लेता है। तभी से ही किशोर अब अपनी पत्नी से नफरत करने लगता है, शराब पीने लगता है और उसे बुरा भला बोलने लगता है। अब मेरी सारी योजनाएं मेरे हिसाब से ही सफल होती हुई दिख रही है। उस दामिनी ने मेरी मेहनत को मिट्टी में मिला दी थी। मेरे इतने सारे खजाने को उन गांव वालों को दे दी थी। मैं तुझसे कैसे अपना बदला न लेती। यामिनी, मैं तुमसे इसी वक्त शादी करने के लिए तैयार हूं। चलो इसी वक्त एक मंदिर में चलकर विवाह कर लेते हैं। किशोर की ऐसी बातें सुनकर यामिनी
बहुत खुश हो जाती हैं। तब किशोर यामिनी को एक मंदिर में ले जाकर उससे शादी कर लेता है। लेकिन जब वो शादी करके घर पर लौटता है तो वो देखता है उसकी पहली पत्नी घर छोड़कर नहीं गई थी, वो घर पर ही थी। अब किशोर फिर से गुस्सा हो जाता है। दामिनी, मैंने तुमसे कहा था तुम 1 घंटे के अंदर मेरे घर से चली जाना और साथ में अपनी इन दोनों मनहूस लड़कियों को भी लेते जाना, लेकिन तू अभी मनहूस की तरह मेरे घर में ही पड़ी है। जी, आपको क्या हो गया है? आप इतनी बहकी बहकी बातें अचानक से क्यों करने लगी हैं? और आपके साथ ये औरत, ये तो वही औरत है जिसको मैंने कुछ दिनों पहले चोरी का सामान छुपाते हुए देखा था। ये गांव वालों का कीमती सामान चुरा कर लेकर भाग रही थी। ये तो एक चोरनी है। ये आपके साथ क्या कर रही है? दामिनी, तेरी इतनी हिम्मत? तूने मेरी होने वाली पत्नी को चोरनी बोला? आज से अब ये मेरी धर्म पत्नी है। आज से अब तेरे साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। मेरा सारा रिश्ता खत्म। तब किशोर अपनी पत्नी को बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल देता है। अब दामिनी के पास कोई भी रास्ता नहीं था, तो वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर से निकल जाती है। ये सब देखकर अब यामिनी बहुत ही खुश होती है। अरे वाह किशोर, तुमने बहुत ही अच्छा किया। उस बदचलन औरत को घर से निकालकर अब हम लोग बहुत ही शांति से अपने इस घर में रहेंगे। अरे उसने तो तुम्हारे घर को तो कब्रिस्तान ही बना दिया था। अब दामिनी बहुत ही निराश होकर चलते चलते एक जंगल में पहुंच जाती हैं। उसके बाद उसकी बड़ी बेटी पूछती है, माँ हम कहाँ जाएंगे? पिताजी ने हमको घर से क्यों निकाला? पहले तो पिताजी बहुत ही अच्छे थे, अब पिताजी इतने बुरे कैसे हो गए? माँ, और माँ पिताजी के साथ वो अनजान औरत कौन थी? वो बहुत ही निर्दयी दिख रही थी। अपनी बेटी की बातों को सुनकर दामिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब अपनी बेटी को बहलाते हुए बोलती है, मेरी प्यारी बेटी, तेरे पिता बुरे नहीं हैं। वो पहले भी अच्छे थे और आज भी अच्छे हैं। क्या है ना, तेरे पिताजी की तबीयत इस वक्त कुछ अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए वो कुछ अलग ही बर्ताव कर रहे हैं। मेरी प्यारी बेटी, तेरे पिता फिर से पहले जैसे ठीक हो जाएंगे। तू इसकी चिंता बिल्कुल भी मत कर। दामिनी अपनी बेटियों को आश्वासन तो दे रही थी, लेकिन वो बहुत ही गंभीर मुसीबत में थी, क्योंकि किशोर सच में बहुत ज्यादा बदल गया था। अब दामिनी चलते चलते किशनपुर गांव में पहुंच जाती है। किशनपुर के गांव के लोग दामिनी को देखते ही पहचान जाते हैं। तब मुखिया बोलता है, अरे बेटी, तुम तो वही हो जिसने कुछ दिनों पहले गांव वालों का खोया हुआ कीमती सामान उस चोरनी से हमें वापस दिलवाया था। क्या हुआ बेटी, यहाँ पर कैसे आना हुआ? हाँ बाबूजी, मैं वही हूँ बाबूजी। मैं इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। क्या मैं आपके गांव में कुछ दिन रह सकती हूँ? कुछ ही दिन रहूंगी बाबूजी, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। अरे बेटी, तू जितने दिन चाहे उतने दिन यहाँ पर रह सकती है। अरे तूने हमारी इतनी बड़ी मदद की है, हम तुझे कैसे मना कर सकते हैं? और यहाँ पर कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर तुझे किसी भी वस्तु की जरूरत हो, बस हम किसे कह देना। मुखिया इतना ही बोला था, तभी वहाँ पर गांव के और लोग पहुँच जाते हैं। अरे बहन, यहाँ पर कैसे आना हुआ? और तुम मुझे बहुत उदास दिख रही हो। बहन, अगर कोई समस्या हो तो हमको बताओ, हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे, क्योंकि तुमने पूरे गांव के लोगों की मदद की है। हाँ बेटी, तुम मुझे भी बहुत उदास दिख रही हो। क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम एक बार हमें बताओ तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। इस तरह से शांत रहने से समस्या का हल नहीं निकलता है। बताओ बेटी। मुखिया जी, आपने मुझे बेटी बोला है तो मैं आपको अपना पिता मानते हुए जरूर अपनी समस्याओं को बताऊंगी। मुखिया जी, मेरे पति से उस यामिनी ने बहला फुसलाकर उनसे शादी कर ली, हमें और हमारी बेटियों को घर से बाहर निकलवा दिया। मुखिया जी, हमारे पति इतने बुरे नहीं थे। जरूर उस यामिनी ने उनको झूठी बातें बोल बोलकर उनको हमारे लिए भड़काया होगा। मुखिया जी, ये यामिनी वही है जिसने आपके गांव में चोरी की थी और मैंने आप लोगों को बताया था। लगता है वो इसीलिए मुझसे बदला ले रही है। उस औरत की इतनी हिम्मत, उसने तुम्हारा घर उजाड़ दिया। वो औरत
बस हमारे हाथ एक बार लग जाए। बेटी, हम तुम्हारे एक एक आंसू का बदला उससे चुन चुन कर लेंगे। बेटी, तुमने मुझे पिता बोला है, अब से तुम खुश रहना, क्योंकि तुम खुश रहते हुए ही अच्छी लगती हो। एक दिन तुम्हारे पति को जरूर एहसास होगा उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब दामिनी किशनपुर गांव वालों के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। लेकिन एक दिन यामिनी जंगल की तरफ जा रही थी। उसकी नजर तभी दामिनी पर पड़ जाती है। वो देखती है दामिनी बहुत ही खुश दिख रही थी और गांव वालों के साथ बहुत घुल-मिल कर रह रही थी। ये औरत जब तक जिंदा रहेगी तब तक जहाँ भी रहेगी हमेशा मालकिन ही बनी रहेगी। मैंने इसे घर से निकलवा दिया। सोची थी ये दर दर के ठोकरे खाएगी, लेकिन ये तो इस गांव में आकर बसेरा ले ली है। मुझे अभी से जान से मारना ही होगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। इतना बोलने के बाद बड़ी गुस्से में यामिनी वहां से चली जाती है। और वो घर पर आकर फिर से झूठ फुरा बातें किशोर से बोलने लगती है। जी, आपके साथ बहुत ही बुरा होने वाला है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे आपको बचा लूं? मुझे पता है मैं जो कुछ भी बोलने वाली हूं आपको, मेरी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सत्य है। अरे यामिनी, तू कुछ बोलेगी भी? मुझे किससे खतरा है? कोई भला मेरा क्या ही कर लेगा? मैंने किसका क्या बिगाड़ है जो मुझे कोई चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा? बता मुझे यामिनी, किससे खतरा है? जी, मैं जंगल में टहलने के लिए गई थी। वहीं पर मैंने सुना वो दामिनी आपको मारने की योजना बना रही है। वो कह रही थी अब मैं इन्हें जान से मार दूंगी और सारा इल्जाम मुझ पर लगा देगी और गांव वाले मुझ पर भरोसा भी कर लेंगे। अब आप ही मेरे साथ न्याय कीजिए जी, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उस दामिनी की इतनी हिम्मत, उसने मुझे मारने की साजिश बनाई। उससे पहले मैं उसे ही अपने रास्ते से हटा दूंगा। अब मेरा तीर निशाने पर जा रहा है। अब किशोर अपने ही हाथों अपनी पत्नी को मार देगा। उसके बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा। मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बेवकूफ इंसान अपने ही हाथों अपने पूरे परिवार को खत्म कर देगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। किशोर दामिनी को ढूंढते ढूंढते किशनपुर गांव में पहुंच जाता है। तो दामिनी इस गांव में रहती है। चलो देखता हूं वो कहां से रहकर मुझे मारने की योजना बना रही है। दामिनी, आज का दिन तेरे लिए आखिरी दिन होने वाला है। आखिरकार तू मिली गई। चल किशोर, इसको अपनी बातों में फंसा। इसको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए तो इसको मारने वाला है। इसके सामने जाकर इतना बोला, बनने का एक्टिंग करना है। ऐसा लगा कि अब तू बिल्कुल सुधर गया है। दामिनी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। मुझे माफ कर दो। तुम अब फिर से मेरे साथ चलो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या सच में आप मुझे फिर से घर पर ले जाने के लिए आए हैं? मुझे पता था आप एक दिन जरूर मुझे लेने आएंगे। आपको अपने किए पर जरूर पछतावा होगा। हाँ तो दामिनी, चलो अब हम घर पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मुझे थोड़ा सा इस बाल्टी से पानी पिला दो। पानी के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। हाँ जी, क्यों नहीं। आप इतने दूर से चलकर यहाँ तक आए हैं, मैं आपको अभी पानी पिलाती हूँ। बस आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको कुएं से ताज़ा ताज़ा पानी निकाल कर देती हूँ।
जी, आपने क्या कर दिया? आपने मुझे कुएं में धक्का क्यों दिया? मुझे कुएं से बाहर निकालिए, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। मैं ज्यादा देर तक कुएं में अपनी सांस को नहीं रोक सकती हूँ। जल्दी मुझे बाहर निकालिए। दामिनी, मैं तुझे यहाँ पर बचाने नहीं बल्कि मारने आया था। तू मुझे मारने की योजना बना रही थी ना, इसलिए मैंने तुझसे पहले ही तुझे मारने की योजना बना लिया था। अब तू इसी कुएं में डूब के तड़प तड़प कर मारेगी। तुझे क्या लगा था मैंने तुझसे थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें क्या कर दी? मैं तेरी गलतियों को माफ कर दूंगा। दामिनी चिल्लाती रही, लेकिन उसके पति किशोर को उसके ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। आखिर में वो उसी कुएं में चिल्लाते चिल्लाते अपना दम तोड़ देती है। अच्छा हुआ मुझे दामिनी को इस कुएं में धकेलते हुए किसी ने नहीं देखा, नहीं तो अगर किसी ने देख लिया होता तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। चल किशोर, यहां से जल्दी से भाग, इससे पहले यहां पर कोई आ जाए। तब किशोर वहां से सीधा भागकर अपने घर पर आ जाता है। उसके बाद गांव की एक महिला कुएं में पानी भरने के लिए आती है। वह जैसे ही कुएं में झांककर देखती हैं, तो कुएं में दामिनी की लाश तैर रही थी। हे भगवान, दामिनी कुएं में कैसे गिर गई? ये तो मर चुकी है। मुझे इसकी खबर जल्द से जल्द मुखिया जी को देनी चाहिए। अभी कुछ देर पहले दामिनी हमारे साथ हंस बोल रही थी। अचानक से किसने उसको इस कुएं में गिरा दिया? तब वो औरत तुरंत मुखिया जी के पास आती है और बोलती है, मुखिया जी, दामिनी कुएं में गिरकर मर गई है। मैं अपनी आंखों से देखी हूँ। जल्दी चलिए मुखिया जी। अरे अनिका, तू कैसी बातें कर रही है? अभी कुछ देर पहले मैंने दामिनी को गांव में औरतों के साथ बातें करते हुए देखा। अचानक से वह कुएं में कैसे गिर गई? जरूर उसको किसी ने कुएं में जानबूझकर गिराया है। दामिनी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती हैं। अब उसकी छोटी छोटी बेटियों का क्या होगा? उनको कौन संभालेगा? तब गांव के सभी लोग कुएं के पास इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद दामिनी का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। दामिनी की दोनों बेटियां अपने माँ को इस तरह से खोने का बहुत ही दुख था। बाबूजी, माँ हम दोनों बहनों को इस तरह से छोड़कर क्यों चली गईं? अब हम बिना माँ के कैसे रहेंगे? बताइए ना बाबूजी। मेरी माँ हम दोनों को छोड़कर क्यों चली गईं? अरे मेरी प्यारी बच्चियों, तुम्हारी माँ तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं गई है। तुम्हारी माँ कुछ दिन बाद फिर से वापस आ जाएगी। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो बाबूजी, आप लोगों ने मेरी माँ को जला क्यों दिया? माँ जलने के बाद कैसे वापस आएगी? उन छोटी छोटी बच्चियों की ऐसी बातों को सुनकर अब मुखिया के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मुखिया उनको कैसे बताए? उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। वो अब कभी भी उनके पास वापस नहीं आ सकती हैं। यामिनी, मैंने उस दामिनी को मार दिया। वो मुझे मारने की योजना बना रही थी। उससे पहले मैंने उसे ही मार दिया। अब हमारे रास्ते का पूरा कांटा मिट गया। सच में आपने उस दामिनी को मार दिया, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। अब हमारे खुशियों के बीच में कोई भी नहीं आएगा। ये काम आपको पहले ही कर देना चाहिए था। आप इतने दिन तक उस मनहूस को झेलते रहे। अब इधर दामिनी की दोनों बेटियां बहुत ही दुखी होकर टहलते टहलते जंगल में आ जाती हैं। वो जंगल में एक जगह पर बैठकर बहुत ही रोए जा रही थी। तभी उसी रास्ते से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। वो उन दोनों बच्चियों को रोता हुआ देखकर बोलते हैं, हे बच्ची, तुम दोनों रो क्यों रही हो? आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही गलत हुआ है। बताओ बेटी, तुम्हारे साथ क्या हुआ? मुझसे तुम दोनों का दर्द देखा नहीं जा रहा है। साधु महाराज,
मेरी माँ को किसी ने कुएं में गिराकर मार डाला। अब हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। साधु महाराज, क्या मेरी माँ हमें वापस कभी भी नहीं मिलेगी? उस बच्ची की ऐसी बातें सुनकर साधु महाराज और भी ज्यादा भावुक हो जाते हैं। तब साधु बाबा एक जादुई पोटली देते हुए कहते हैं, बेटी, ये कोई साधारण पोटली नहीं है। यह मेरी वर्षों की तपस्या से प्राप्त एक बहुत ही शक्तिशाली संजीवनी है, जिसकी मदद से तुम्हारी माँ फिर से जीवित हो सकती है। इस संजीवनी को तुम्हें अपनी माँ की जली हुई राख पर डालना है। उसके बाद तुम्हारी माँ फिर से जीवित हो जाएगी। क्या सच में साधु बाबा, हमारी माँ फिर से जीवित हो जाएगी? यदि ऐसा हुआ साधु बाबा, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे, आपका जीवन भर गुण गाएंगे। हाँ बच्ची, जा इसे अपनी माँ की जली हुई राख पर डाल देना। तेरी माँ जरूर जिंदा हो जाएगी। माँ, आप जिंदा हो गई। अब दोबारा हमें छोड़कर कहीं मत जाइएगा। आपके जाने के बाद हम बहुत परेशान हो गए थे। हम बिल्कुल अकेले हो गए थे। मेरी प्यारी बच्चियों, अब मैं दोबारा तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगी। अब मैं आ गई हूँ। लेकिन माँ, आपको उस कुएं में किसने धक्का दिया था? आप उस कुएं में कैसे गिर गई थी? बताओ माँ, आपको कुएं में किसने गिराया था? हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उससे जरूर बदला लेंगे। बेटी, मुझे उस कुएं में गिराने वाला कोई और नहीं, बल्कि वो तुम्हारे पिता ही थे। वो अचानक से मेरे पास आते हैं और मुझसे अच्छी अच्छी बातें करने लगते हैं। मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे पिता अब सुधर गए हैं, लेकिन मैं गलत थी। उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। तो माँ, अब हम क्या करेंगे? क्या हम पिताजी से इसका बदला लेंगे? और हम रहेंगे कहाँ? अगर हम आपको लेकर गांव में चलेंगे तो गांव के सभी लोग आपको देखकर घबरा जाएंगे। वो आपको भूत समझने लगेंगे। बेटी, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम इसी जंगल में रहेंगे। बस सही वक्त आने दो, हम तुम्हारे पिता से अपने एक एक आंसू का बदला लेंगे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब इधर किशोर की एक बीमारी के कारण हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो एक जिंदा लाश बनकर एक जगह पर पड़ा रहता था। वो केवल बोल सकता था, ना चल सकता था, ना कोई काम कर सकता था। किशोर, अब तुम किसी काम के नहीं रह गए हो। अब तुम दिन भर एक जगह पर पड़े रहते हो। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। अब मैं भला यहाँ पर रहकर क्या ही करूँगी। मैं जा रही हूँ अपने पुराने स्थान पर। यामिनी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हारे लिए अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया और तुम मुझे धोखा दे रही हो। मुझे छोड़कर मत जाओ। अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मेरा ख्याल रखने वाला कौन रहेगा? किशोर, अब तुम किसी काम के नहीं रह गए हो भला। मैं किसी अपाहिज के साथ कैसे रह सकती हूँ? तुम अपना ख्याल खुद ही रखो। गुड बाय किशोर। इतना बोलने के बाद यामिनी वहाँ से चली जाती हैं। अब किशोर के पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। कुछ समय बाद दामिनी फिर से अपने पुराने घर पर आती है और वह साथ में अपनी दोनों छोटी छोटी बच्चियों लेकर आती है। वह जैसे ही अपने घर में प्रवेश करती है, वह देखती है किशोर एक चारपाई पर जिंदा लाश बनकर लेटा हुआ था। दामिनी को जिंदा देखकर किशोर बहुत ही घबरा जाता है। दामिनी, तुम तो मर गई थी, तुम जिंदा कैसे हो गई? तुम भूत हो, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें क्या लगा मैं मर जाऊंगी? मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ। मेरी एक एक आंसू का बदला आज तुमसे ऊपर वाला खुद ही ले रहा है। अब तुम एक जिंदा लाश बनकर एक चारपाई पर पड़े हो, जिसको तुम भरोसा करके लाए थे। वो वक्त पड़ने पर तुम्हें छोड़कर चली गई। तुम्हारी सजा अब यही है। दामिनी, मानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। मैंने सुना है लोग मरने वाले की अंतिम इच्छा जरूर पूरा करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, मैं तुम्हें कुएं में धक्का दे दिया था, तुमने मेरी आंखों के सामने अपना दम तोड़ा, तो तुम बच कैसे गईं? तो ठीक है, अगर तुम्हारी यही अंतिम इच्छा है तो मैं तुम्हारे अंतिम इच्छा को जरूर पूरे करूंगी। तो सुनो, मेरी दोनों बेटियां मेरे मरने के गम में मायूस होकर एक जंगल में रो रही थीं। उसी रास्ते से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। उन्होंने मेरी बेटियों की ऐसी है दशा देखकर मेरी बेटियों से पूछा,
तुम क्यों रो रही हो? तो मेरी बेटियों ने साधु बाबा को सारी बातें बताए। उसके बाद साधु बाबा ने एक ऐसी संजीवनी दी जिसकी वजह से मैं जिंदा हो गई। दामिनी, मेरी और एक इच्छा है, मुझे माफ कर दो। मैं इस वक्त एक जिंदा लाश बना हुआ हूं, मुझे छोड़कर मत जाओ। नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ कर सकती हूँ। तुम इसी तरह से चारपाई पर लेटे लेटे पानी खाना के लिए तड़पोगे और तड़पते तड़पते मर जाओगे। यही तुम्हारी सजा है। इतना कहने के बाद अब दामिनी किशोर को हमेशा के लिए छोड़कर एक जिंदा लाश की अवस्था में चली जाती है।